इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, मैं रचना बंसल वंदना के साथ जुड़ी हुई हूं और जो G20 समिट की खास तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दुनिया में संदेश दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण, जिसमें मोरक्को को लेकर उन्होंने चिंता जताई, जहां पर भूकंप की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही खास बात है कि सिर्फ इंडिया न्यूज टीवी चैनल के जरिए नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी जब मेहमानों का स्वागत पीएम कर रहे थे उस पर देश की निगाहें थी। 25,000 से ज्यादा लोग इंडिया न्यूज को उस वक्त देख रहे थे। बिल्कुल, और भारत मंडपम में आज बहुत कुछ घट रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। हमारी सहयोगी महिमा कटारिया वहां से लाइव हैं। महिमा, आप तस्वीरें दिखाइए, ओवर टू यू। वंदना, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की स्पीच हुई थी, ये एक आइटिनरी आई थी जिस तौर से प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से मोरक्को में जो फ्लड आया है उसको लेके जो सहानुभूति है वो जताई गई थी और साथ ही साथ तमाम चीज़ें कही गई कि किस तरीके से G20 में आए सभी देश जो है वो उसे सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज G20 की समिट शुरू करने के लिए सभी लोगों से अनुमति लेते हुए इसके बाद समिट की शुरुआत की और इसके बाद अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीकन यूनियन, जो कि लगातार हमने एजेंडा में भी बताया था कि आखिर G20 का क्या एजेंडा रहेगा, क्या ऐसे 6 बिंदु हैं या क्या ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिनको G20 में रखा जाएगा, जिसमें से एक पॉइंट हमने बताया था कि साउथ अफ्रीकन यूनियन को इस बार G20 में शामिल कर लिया जाएगा, यानी साउथ अफ्रीकन यूनियन को वोटिंग राइट होगा। तो आज ये सभी की सहमति से ये पूरा हो चुका है। लेकिन अब बात करें जब G20 की, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो LED स्क्रीन जो कि हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो LED स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर तमाम तरीके का कल्चर दिखाया जा रहा है इन LED स्क्रीन्स के माध्यम से कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो रिच है। यहाँ पर जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उनके लिए ऐसी 26 LED स्क्रीन्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक लैंग्वेजेस दी गई हैं। लैंग्वेजेस में भी सबसे खास बात ये है वंदना की, यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं यानी 11 लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं। और टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो तमाम टॉपिक्स यानी 26 टॉपिक जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर किसी को फ्रेंच में समझना है, किसी को हिंदी में समझना है, किसी को पुर्तगीज़ में समझना है या अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर फॉरेन की समझना है तो वो यहाँ पर महिमा जिस स्क्रीन के पास आप हैं उसके पास एक बार फिर से जाइए। महिमा, जिस डिजिटल स्क्रीन के पास आप हैं, आप लगातार इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। जैसा मैंने सुना है, अगर कंफर्म हो तो आप बताइएगा, वहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। अगर कोई शख्स स्क्रीन के करीब आता है, अपनी लैंग्वेज को चूज करता है तो वहाँ पर वो उस जानकारी को सुन भी सकता है और अगर वो उस सेंसर से बाहर चला जाता है तो फिर वो साउंड बंद हो जाएगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल रचना, क्योंकि हमने इस समय अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है हमारे दर्शकों को बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखिए कई चीज़ें जो है वो इस मशीन पर लगी है, आपको दिखाई देंगी, चाहे वो वाईफाई का सिग्नल हो गया, चाहे वो QR कोड हो गया। क्योंकि जब ये QR कोड से आप स्कैन करते हैं तो आप अपने फ़ोन पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और लैंग्वेजेस की जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि भाषणी जिस ऐप की भी आप बात कर रहे हैं वो भाषणी ऐप है, यानी एक ऐप होती है, उसको डाउनलोड अगर आपने कर लिया तो उससे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और आपको इंग्लिश समझ आती है तो जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी एक ऐप भाषणी है। और अगर यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि ये LED स्क्रीन्स जो डिस्प्ले की गई हैं, अगर आपको इसमें देखना है या पढ़ना है कि किस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं तो इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई हैं। इटालियन दिया हुआ है, डच, पोर्तुगीज़, तमाम जो लैंग्वेजेस हैं यानी 11 लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे थे कि किस तरीके से 26 LEDs लगाई गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम उनको ये दिखा रहे हैं रचना कि किस तरीके से इंडिया का जो कल्चर है वो कितना रिच है, कितना, अगर हेरिटेज की बात करते हैं तो हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स किस तरीके से डिपिक्ट करेगा, हम थोड़ा वॉक एंड टॉक करते हैं कि क्या आपको दिखाते हुए चलेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है, क्या कुछ G20 को लेकर तैयारियां की गई थी। क्योंकि मेज़बानी जो है, लाजमी सी बात है रचना की भारत कर रहा है। आज G20 का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने कुछ देर पहले सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीच दिया और उस स्पीच में मोरक्को के सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अगर शुरुआत की तो वो मोरक्को के बारे में शुरुआत की, कंडोलेंसेस जताए और साथ ही साथ अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया कि वो सपोर्ट देते हैं सभी लोगों को, वहाँ के जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको भी वो सपोर्ट देते हैं। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की रचना, तो हम वापस से आपका अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन जो है वो यहाँ पर बनाया
बनाया गया है, यानी जो फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उनके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा। ये सभी जो ऐप्स हैं ये इंडिया में डेवलप की गई हैं, चाहे वो दीक्षा हो, डिजी लॉकर हो, भाषणी हो, तमाम जिस ऐप की आप बात कर रही थी रचना, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी कि आप कह रही थी कि वहां पर एक सेंसर लगा हुआ है, तो इसमें टेक्स्ट और कम्युनिकेशन यानी आप बोल के और टाइप करके दोनों ही तरीके से जो लैंग्वेज बैरियर उसको खत्म कर सकते हैं। ये वो ऐप है भाषणी, वो ऐप बनाई गई है जिसके जरिए यानी इंडियन, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में, अगर आप मराठी बोलते हैं तो मराठी में 11 कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं, अभी तक उसको डेवलप किया गया है, और साथ ही साथ 11 कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि फॉरेन में डेवलप की गई हैं जिसके जरिए आप अपने लैंग्वेज के बैरियर को खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीआई की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते थे कि किस तरीके से यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा होने लगी है। इंडिया की अगर बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत सारी होने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूपीआई का महिमा क्या आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि जहां पर आप हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव सब कुछ लग रहा है। ये जितने काउंटर्स बनाए गए हैं, जितने क्यूबिकल्स हैं, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इनके बारे में और जानने का दिल कर रहा है। महिमा, हालांकि मोबाइल से कनेक्टिविटी जरूरी होगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कुछ ऐसा डेमो आप दर्शकों को दिखा पाएं कि हाँ क्या है, किस लिए ये जगह बनाई गई है और कैसे विदेशी मेहमानों के लिए सहूलियत होगी इसे जानने और समझने के लिए? रचना, बिल्कुल हम ये डेमो दिखा सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूपीआई की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद रहती है। उन्होंने कल भी हमें एक डेमो देके दिखाया था। सर, हमारी खास डिमांड है हमारे दर्शकों की और मेरी एंकर रचना की, क्योंकि आज उन्होंने मेरी तारीफ बहुत की है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो लगता है कि आज आप डेमो करके दिखा दें कि किस तरीके से रियल ये सारी चीजें होंगी और यहाँ पर फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे किस तरीके से रियल टाइम में यूपीआई की पेमेंट, क्योंकि जब यूपीआई की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यूपीआई को एनकरेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दिखा सके, हमारे दर्शकों को समझा सके कि किस तरीके से, क्योंकि मुझे याद है रचना, अगर वेंडिंग मशीन की हम बात करते हैं तो ये वही वेंडिंग मशीन है। महिमा, आपका ऑडियो ठीक नहीं हो पा है, आप थोड़ा सा बाहर आइए क्योंकि वहां पर शायद कोई नेटवर्क इशू है। और भी विस्तार से आप समझाइए, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे थे उस वक्त भी आप वहां पर थी, और क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, बहुत बड़ा मंत्र भारत की ओर से दिया गया है। वंदना, देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था ये हम अभी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस समय हम खड़े हैं यूपीआई के ऐप के वहां पर, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी है। रचना ने अभी मुझे कहा था कि अगर हम डेमो करके दिखा सके, तो एक छोटा सा डेमो है, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सर, अगर छोटा सा डेमो आप दिखा दें। मैं छोटा सा ट्रांजैक्शन आपको दिखाता हूँ, कैसे एक प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ इसमें। इसको मैं व्यू कार्ड पे जाऊंगा एंड आई विल प्रोसीड टू पे। एक ये टेस्ट प्रोडक्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ऑल द प्रोडक्ट्स आर ओके। एक क्यूआर कोड आया है यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेक द फोन, कैन आई गेट? तो आप अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे? यस, आई विल जस्ट स्कैन। मैंने आपके सामने स्कैन किया है। वी विल पे द मनी। जैसे ही पैसा गया, मशीन ने रिस्पॉन्ड किया कि मनी इज रिसीव्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेंडिंग इन प्रोग्रेस। मशीन ने डिस्पेंस कर दिया प्रोडक्ट, आपने पेमेंट किया क्यूआर कोड से। सो इट्स अ वेरी सीमलेस फ्लो। तो देखिए कैसे कैशलेस वे में हमने एक प्रोडक्ट को डिस्पेंस किया। तो वंदना, आपने देखा, रचना आपने देखा कि किस तरीके से जब यूपीआई की बात आती है तो यहाँ पर इन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया, यहाँ से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है, आप यहाँ से अमाउंट पे कर सकते हैं और उसके बाद रियल टाइम में आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। आपको याद होगा रचना, कभी कभी अगर एयरपोर्ट पे कभी हम जाते थे तो एयरपोर्ट पे ये वेंडिंग मशीन्स लगी होती थी जहाँ पर हमें नोट डालने पड़ते थे, लेकिन अब वो चलन खत्म कर दिया गया है, यूपीआई का चलन आ गया है, यानी आप यूपीआई के जरिए कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड की जब हम बात करते हैं रचना और वंदना, ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि क्यूआर कोड जो है वो सिर्फ सीमित नहीं रह गया है कि हम सिर्फ यूपीआई की कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे हम यूपीआई जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर देंगे, लेकिन जब बात आती है दीक्षा ऐप की यानी एजुकेशन की, तब उसमें भी कई ऐसे क्यूआर कोड्स दिए गए हैं जिसको अगर आप स्कैन करते हैं तो तमाम फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड की जो बुक्स है उसमें तमाम अलग अलग जो अगर किसी भी, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो किसी अलग प्रकार की बुक हो, वो उसमें खुल जाएगी, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है।
अब क्योंकि प्रधानमंत्री आज G20 है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, समिट है, आज पहला दिन है G20 का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले स्पीच दी थी। हालांकि आइटनरी जो हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को बताए जा रहे हैं कि 9:20 के लगभग जो है वो जो लीडर्स थे G20 के वो आना शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया था। कोणार्क का जो व्हील है वो वहां पर लगा हुआ है, प्रधानमंत्री उसके सामने खड़े होकर उनको रिसीव कर रहे थे। लेकिन अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जब वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं मोरक्को के बारे में, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उन्होंने बताया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो जो सपोर्ट है इंडिया की तरफ से और तमाम देशों की तरफ से वो मोरक्को की तरफ जाता है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ आज बोली थी। और साथ ही साथ लगातार जिस एजेंडे की बात हम कर रहे थे कि आखिर G20 में क्या ऐसा एजेंडा रहना चाहिए, तो साउथ अफ्रीकन यूनियन की हम बात लगातार कर रहे थे कि क्या इस बार G20 में उनको शामिल किया जाएगा या नहीं। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा था, बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, वंदना रचना जो लगाई जा रही थी, क्योंकि जब एजेंडा की बात आई थी तो 6 ऐसे एजेंडा थे जो इंडिया न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहा था कि जब G20 की बात आती है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हुई थी कि किस तरीके से इकोनॉमी इसको लेके इसमें डीलिंग की गई थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ आगे चलते हुए बाकी सारी क्लाइमेट चेंज हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, वो भी इसमें डिस्कस करने लग गई और अब साउथ यूनियन को भी इसका पार्ट बना लिया गया है, यानी G20 में शामिल कर लिया गया है। औपचारिक तरीके से अब साउथ अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है। और ये लगातार इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये एक पॉइंट ऑफ एजेंडा जो होता है G20 की समिट का, इस बार वो हो सकता है। G20 समिट के शुरू होने से पहले ही महिमा, जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब भी आपने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा सकता है, इस पर बात हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद कॉन्फिडेंट तरीके से इस बात का ऐलान किया था कि आप सभी की सहमति से ऐसा किया जा रहा है और फिर G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ये एक ऐतिहासिक पल भी था, इसकी तारीफ भी बड़ी हो रही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हो रही थी। ऐसे में उन सभी अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को साथ मिलाना जिनका प्रतिनिधित्व अब हो सकेगा G20 के मंच पर। लेकिन महिमा, जहां पर आप हैं, मैं फिर से वापस उसी बात पर आऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके आसपास का माहौल है और जो आपने अभी डेमो दिखाया, मुझे वाकई वो वेंडिंग मशीन याद आ गई जब हम अपने दोस्तों से कहते थे कि भाई 20 का नोट है क्या, या फिर 50 का नोट है क्या, मुझे ये चीज़ खरीदनी है लेकिन मेरे पास ये वाला नोट अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कैशलेस ट्रांजैक्शन से ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। डिजिटल इंडिया की झलक दिख रही है। कुछ और अभी आप दर्शकों को दिखा पाएंगी, बता पाएंगी क्या? बिल्कुल रचना, क्योंकि आपने बात की डिजिटलाइजेशन की, तो अब भारत अब किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जब बात आती है G20 समिट की, तो जितनी चीज़ें यहाँ पे या जितने पोर्टल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ये यही दर्शाते हैं कि किस तरीके से इंडिया की जब बात आती है तो इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जो फॉरेन डिग्नेटरीज यहाँ पर आएंगे रचना, वो यहाँ की टेक्नोलॉजी को अपने देश भी ले जा सकते हैं। यानी कई ऐसे MOUs हैं जो इन ऐप्स के आने के बाद साइन भी किए गए हैं इंडिया के साथ। क्योंकि मैं सुन रही थी रचना आपको, आप लैंग्वेज यानी भाषणी की बहुत बात कर रही थी कि किस तरीके से आखिर ऑपरेट होता है। यहाँ पर भाषणी की टीम है, कल से लगातार हम इनके पास आ रहे हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे दर्शकों को बार बार दिखाइए। क्योंकि ये ऐप रचना, मैं कहूँगी मेरा भी पर्सनल फेवरेट ऐप बन गया है, क्योंकि ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर देता है। यानी अगर आपके देश में कोई आता है या आप किसी देश में जाते हैं, आपके पास ये ऐप है, तो एक लैंग्वेज बैरियर जो होता है खत्म हो जाता है। क्या आप हमें एक डेमो दिखा सकती है हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ये ऑपरेट होगा, चाहे वो टेक्स्ट वर्जन हो या कम्युनिकेशन वाइज हो, किस तरीके से सारी चीजें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप लाइव कर सकते हैं कि अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो उनको मराठी में सुनाई दे रहा है, और फिर वो मराठी में बोल रही है, मुझे हिंदी में सुनाई दे रहा है। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से। सर, अगर आप यहाँ पे, आप में से कोई यहाँ पे खड़ा हो जाए और हमें थोड़ा सा शो करके दिखा दे। रचना, हम लाइव डेमो दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अगर लाइव डेमो है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सुनना होगा। तो मैं चाहूँगी यहाँ पर ये लाइव डेमो दिखाना कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कम्युनिकेशन है वो होता है, वो किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। मैम, अगर इसको शुरू कर पाए कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। अच्छा, ये यहाँ से अंग्रेजी में बोलेंगी रचना, और यहाँ पर दूसरे साइट पर ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं। यानी अगर आप यहाँ से इंग्लिश में बोलते हो तो यहाँ पर आप हिंदी में सुन सकते हो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सर जो है वो लैंग्वेज टाइप जो है वो सेलेक्ट करें कि आपको किस भाषा में सुनना है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको डिजिटली देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से हम हिंदी इंग्लिश में इस चीज़ को जो ट्रांसलेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। तो मैम, अगर आप इस चीज़ को शुरू करें।
महिमा बता रही है कि जो भाषा का बैरियर है उसे दूर किया जाएगा इसी भाषणी टेक्निक के जरिए, इसी ऐप के जरिए, और लैपटॉप शुरू हो चुका है। लैपटॉप G20 में आपका स्वागत है। तो रचना, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बोला था कि वेलकम टू G20, और आपने सुना कि किस तरीके से वो लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिपीट करे जा रही है, जो हम बोल रहे हैं शायद वो भी रिपीट होता नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने अपना एक जो लाइव जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन खोला था, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में बात की थी और यहाँ पर दूसरी साइड हिंदी में कन्वर्ट हो गया था। यानी अगर आप किसी को कहते हैं वेलकम टू G20, तो वो आपको हिंदी में बताता है कि आपका G20 में स्वागत है। तो ये आपकी वो भाषणी ऐप थी जिसका आप कह रहे थे कि आखिर क्या कम्युनिकेशन बैरियर किस तरीके से टूटेगा, कोई सुन पाएगा या नहीं। तो ये भाषणी ऐप बनाई गई है, 11 लैंग्वेजेस में ये अभी ऐप आई है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं रचना, तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल इंडिया है, मैं अपने विजय से बोलूंगी कि वो आगे आके जो विजुअल्स हैं वो दिखा सके कि किस तरीके से, क्योंकि मैं देख रही हूँ मनोहर केसरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डिजिटल इंडिया जर्नी जो है रचना, वो भी हम आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि मनोहर केसरी जी भी यहाँ पे मौजूद है। मनोहर जी, क्या कैलोरी बर्न करेंगे अपनी, क्या करेंगे यहाँ पे आप? बिल्कुल महिमा, ये यूनिक है और फर्स्ट टाइम, जैसे भारत में G20 समिट फर्स्ट टाइम हो रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो ये एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम है। क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक्सपीरियंस जोन है और इसमें आप देखिए डिजिटल इंडिया यात्रा है। ये साइकिल है, मतलब अपने आप को फिट रखें। मैं भी थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर चुका हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ मेरा भी और फिट रहूँ, और टेक्नो फ्रेंड होने की वजह से ये आप देखिए। और ये जैसे आप स्टार्ट करेंगे, मैं परमानंद जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं गवर्नेंस इस सेक्टर के और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, मैं आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करना चाहूँगी। बात करें डिजिटल इंडिया की, तो ये एक नई जर्नी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आप साइकिलिंग करते करते एक टूर भी ले सकते हैं। तो ये एंजॉयमेंट हो गई, फिट इंडिया भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया के बारे में भी रचना लगातार बात करते थे। तो फिट इंडिया के साथ साथ आपको जर्नी भी देखने को मिल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी, क्योंकि यहाँ मनोहर केसरी साइकिल चला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिजिटल इंडिया आपको देखने को मिल रहा है कि आप कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे सर मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, क्या यूनिक कॉन्सेप्ट, की बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। ये सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल इंडिया जर्नी पेविलियन में, जो कि डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल फिट इंडिया का कंसेप्ट है। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल में आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितना टाइम आपने लगाया है, कितना कैलोरी बर्न किया है, आपका वेट क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आता है। सेंसर के माध्यम से यहाँ डिस्प्ले यूनिट पे बहुत सारे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स दिखाए गए हैं। जैसे जैसे आप साइकिल करते हैं, डिजिटल इंडिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण लक्ष्य के पास आप पहुँचते हैं, और वो लक्ष्य क्या था और उसका पूरे भारत पे क्या असर पड़ा है, यहाँ के लोगों के आम जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से लाभ भारतीय सरकार की तरफ से लाभ आम जनता को पहुंचाया गया है, वो एक एक करके आता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड आ रहा है। अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। इसके माध्यम से सॉइल के केमिकल कंपोजिशन से किस तरह का क्रॉप उगाया जाए, किस तरह से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स डाला जाए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हमारा दूसरा लक्ष्य जो रहनी पड़ेगी, और सरकार की जो डिजिटल स्कीम्स हैं, चाहे यूपीआई की बात हो, सॉइल कार्ड की बात हो, ये सारी चीज़ें ब्रह्मानंद जी हमें इससे जानकारी मिले। हाँ जी हाँ, आपने सही कहा। जैसे कि आपने देखा यूपीआई में 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस इंडिया कर रही है, करीब 30 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। ये ई नाम है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए है, जिसमें कि बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान संबंधी जो ट्रेडर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। ऐप है। तो देखिए रचना, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। मनोहर जी यहाँ पे अपने कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे जिन जिन ऐप की हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेड इन है, इंडिया सरकार की योजनाओं की झलक इसमें दिख रही है। और देखिए मनोहर को तो कह दीजिए कि आधा घंटा या फिर कम से कम 1 घंटा वो साइकिल चलाते रहें, आप बिल्कुल चलाइएगा, आप ऑलरेडी फिट है। लेकिन ये जो स्क्रीन है, ऐसा लग रहा है महिमा बहुत इंटरेस्टिंग वे में किसी गेम की तरह बनाया गया। मतलब गेम का गेम हुआ, कैलोरी बर्न हुई, आप फिट रहेंगे, आप रहेंगे और आप जानकारी सरकार की योजनाओं की जानेंगे।
बिल्कुल रचना, आपने सही कहा। जब इस बात आती है स्क्रीन की, तो स्क्रीन को इस तरीके से बनाया गया है। मनोहर जी, रचना ने कहा है कि आप बहुत फिट है तो आधा घंटा मत करिएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से फिट है। लेकिन आप मनोहर जी जब जब ये साइकिलिंग कर रहे हैं तो रचना कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार हमेशा, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते थे तो वो पॉलिसीज के बारे में बात करते थे कि किस तरीके से कि सरकार की जो बनाई हुई पॉलिसीज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान पाए, उनका लाभ उठा पाए। और इस ऐप के जरिए आप देखिए कि आप साइकिलिंग करते हैं, आप फिट रहते हैं, हर वो चीज तो नोट होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो स्कीम्स है, अलग अलग, चाहे वो यूपीआई हो गई, दीक्षा हो गई, ऐप हो गई, किसानों से संबंधित स्कीम्स हो गई, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इस ऐप के जरिए आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार विजुअल्स चाहूंगी अब मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा सके कि किस तरीके से ये जो ऐप है ये एक गेम के तरीके से बनाया गया है। देखिए फास्टैग भी यहाँ पर लिखा आया था कि किस तरीके से, क्योंकि मनोहर जी यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो अलग अलग, पहले यूपीआई आया, अब फास्टैग आया, तो किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से अवेयरनेस हो रहा है और दूसरी ही तरीके से यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट भी है, यहाँ पर समझ आ रहा है कि डिजिटली किस तरीके से फिट रहे ये भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। रचना, यूपीआई हमने दिखाया, दीक्षा हमने दिखाया कि किस तरीके, भाषणी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, उसमें यूपीआई का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा एजुकेशन की बात करते हैं तो दीक्षा का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये भी बताइए कि ये जो जिस ऐप का यहाँ पर जिक्र कर रही है, जो एनिमेशन की फॉर्म में यहाँ पर नजर भी आ रहा है, उसका नाम क्या है, क्या वो मोबाइल पर भी अवेलेबल है, क्या उसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, पूरी जानकारी लीजिए। देखिए, अब इस ऐप के बारे में बात करते हैं तो ये डिजिटल इंडिया जर्नी है। सर, हमारा सवाल ये है, क्योंकि हमारे एंकर्स जो बैठे हैं वो डिजिटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि आखिर इंडिया कैसे डिजिटली ग्रो कर रहा है, तो क्या ये ऐप मोबाइल में भी अवेलेबल है, किस तरीके से इसका एक्सेस मिल सकता है, क्या कुछ है हमारे दर्शकों के लिए, किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है, ये भी हम लोगों को बताइए आप। देखिए, ये डिजिटल इंडिया जर्नी में आप देख रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे जो परिदृश्य आ रहा है वो गांव का परिदृश्य आ रहा है। भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। भारत की 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है और डिजिटल इंडिया जो है इंक्लूसिव इन नेचर है, सबका साथ सबका विकास के माध्यम पे ये काम करती है, जिसमें कोई भी आदमी वो किसी भी कॉर्नर ऑफ इंडिया रहे या किसी भी दूर दराज इलाका में रहे, वो छूटे ना, उन सबको गवर्नमेंट का स्कीम्स उनके पास पहुंच पाए, उसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। और ये सारे स्कीम्स का जो डिटेल्स है वो indiastack.global, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे है उपलब्ध। ये क्यूआर कोड है, क्योंकि सारा चीज डिजिटल है। तो और वंदना, जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि क्योंकि ये क्यूआर कोड क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे सर ने अभी ये वेबसाइट बताई कि indiastack.global, इसको याद रखना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप URL डालते हैं या आप किसी वेबसाइट पे डालते हैं तो कुछ एक आध शब्द अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, यानी ये क्यूआर कोड दे दिया गया है। अब इस क्यूआर कोड के जरिए आप अपने, क्या ये मोबाइल में आ सकती है, ये ऐप मोबाइल में आने के बाद तो ऑपरेट किस तरीके से होगी? जैसे ही आप इसको मोबाइल में कीजिएगा, आपके सामने पे मोबाइल पे ही वो ऐप एप्लीकेशन खुल जाएगा और सारे स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगे, जो डिटेल इस तरह के मिलेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसको कैसे बनाया गया, इससे पूरे भारत को किस तरह से लाभ हो रहा है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसको कौन जो हैं वो लीड कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, किस तरह से फीडबैक दिया जा सकता है, की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मनोहर जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं इनसे, क्योंकि मैं देख रही थी आप कहना। बिल्कुल, बरमानंद जी, इंडिया न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स का ये सवाल है कि ये जो डिजिटल इंडिया यात्रा है, आपने ठीक बताया कि सारी स्कीम गांव के लिए है, या हम उस अर्बन एरिया स्मॉल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमें बताएंगे इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जिस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आज AI एंकर, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, उन्होंने भी स्वागत किया है अपने मेहमानों का, जिसका नाम अवतार है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, देखिए, जहाँ तक फायदे की बात है, सवाल किया है मनोहर जी वैसे आपने, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ ये बात बता रहा था कि किस तरीके से मेहमानों का स्वागत होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जहाँ तक सारे लोगों के लाभ की बात है, डिजिटल इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव हैं, वो डिजी लॉकर हो या आधार हो या ई-संजीवनी हो या UPI हो, वो भारत के हर लोगों के लिए है, 140 करोड़ जनता के लिए है
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं करती। वो डिजी लॉकर का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लें, ई संजीवनी पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या ई नाम पे किसान भाई आके कोई सर्विस लें, या सॉइल हेल्थ कार्ड से कोई सर्विस लें, या यूपीआई से कोई पेमेंट करें। आम जनता को इसके लिए एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली डिजिटल है, ठीक है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा वर्तमान है, यही हमारा फ्यूचर है, और ये सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का फ्यूचर है, और इसमें इंडिया जो है वो लीड ले रहा है। यहाँ पे भी एक पेविलियन है आस्क गीता, इसमें आप कोई भी सोशल सवाल, इकोनॉमिकल सवाल, अपने जॉब के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, और गीता के संदर्भ में वो जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए दिया जाता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जितने भी डिजिटल इंडिया सॉल्यूशंस है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेयर लगाया जा रहा है, जिससे कि वो सॉल्यूशंस पहले से और ज़्यादा इनोवेटिव बने, और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बने, और ज़्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज, नया सर्विसेज दें। तो इस तरह का प्लान है, और इसके तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लॉन्च किया गया है। महिमा, मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर शाह थक गए हैं, साइकिल चलाना उन्होंने बंद कर दिया है। ये जो आस्क गीता के बारे में जो जिक्र किया है, इसके बारे में मैंने भी सुना था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गीता के जो उपदेश हैं उनको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में। अगर मनोहर चाहें तो साथ में ले लीजिए और ज़रा जाइए ना उस काउंटर पर, उस जगह पर जहाँ पर आस्क गीता अवेलेबल है। अब मनोहर जी आप भी चलिए मेरे साथ, क्योंकि साइकिलिंग बहुत हो गई। रचना कह रही है कि शायद अब आप थक गए होंगे, तो इसलिए साइकिलिंग करते करते आइए आगे की हम बातें करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि गीता ऐप के बारे में बात की है तो सामने हमारे रचना हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गीता ऐप है वो है। यहाँ पर गीता ऐप की टीम है। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सके कि ये जो ऐप है ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि जब डिजिटल इंडिया की बात आती है और गीता की बात आती है तो सभी हिंदुओं के जो एक सेंटिमेंट्स हैं वो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ये AI एनेबल्ड ऐप है, डेवलप बाय टैगबिन फॉर माइटी। हमने इसे गीता के साथ इंटीग्रेट किया है, AI को गीता के साथ इंटीग्रेट किया हुआ। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, जैसे मैं बताता हूँ, आपने हिंदी सेलेक्ट किया, अपनी लैंग्वेज, देन यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, एज डालेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं, ये इन क्वेश्चन का भी आंसर ले सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ पूछना है अपनी लाइफ के बारे में पूरी। आप हमारे लिए एक सवाल कर पाएं कि कुछ भी आप, क्योंकि आप 22 साल के हैं, छोटे हैं, तो आप कुछ सवाल कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि ये देखिए रचना, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि कुछ सवाल यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि मनुष्य के लिए कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये गीता से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम सवाल जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि यदि दुनिया में सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मैं कर्म क्यों करूं। तो ये तमाम सवाल जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिरी की तरह लग रहा है, मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर बोलना होगा और उसके बाद इस सवाल का जवाब किस तरीके से मिलता है ये हम देखते हैं। सर आप करिए। मैं करता हूँ। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, ये अब इसका जवाब सीधा गीता के श्लोकों से उठ के आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गीता के श्लोकों, यहाँ पर ये इन्होंने क्वेश्चन किया था रचना वंदना की आखिर क्यों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उसका जवाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए चाहता है, क्योंकि अच्छे कर्म मनुष्य को ऊपर की ओर ले जाते हैं और उन्हें आश्चर्य की स्थिति तथा विधा की प्राप्ति देती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर लिखी हैं, ये गीता से लिया गया है। ये क्योंकि आप ये गीता के ऐप के बारे में पूछ रहे थे, तो जो श्लोक होते हैं उनका जो एक तरीके से हम कहते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है उस आंसर के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि आपने पूछा था कि किस तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गीता जो हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, और जब मायूस होता है या मन में कोई सवाल होता है तो ये टेक्निक हम घर में रखी हुई जो गीता की किताब है उसमें भी आजमाते हैं। एक चांस आप भी लीजिए ना, एक सवाल आप भी कीजिए।
ठीक है रचना, हम भी यहाँ पर सवाल कर लेते हैं भैया। मैं अगर यहाँ पर अपना नाम डालना चाहूँ किस तरीके से, क्योंकि मैं अपना नाम डालूंगी यहाँ पर। रचना, इसमें तो मेरी आयु दर्ज हो जाएगी, वो तो साथ फिर दर्शकों अच्छा, नहीं, को पता कैमरा चल घुमा जाएगी, दीजिए। तो हम आयु छुपा लेते हैं छिपा यहाँ पे। तो मैं कैमरा घुमा लेती हूँ। आयु सर, मैं कहूंगी कि आयु नहीं दिखाएंगे सर, आयु मत दिखाइएगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना कर दे हमारे दिनेश जी, तो इसलिए मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ। मैं पहले अपना नाम डाल लेती हूँ यहाँ पे। महिमा, मैंने यहाँ पे नाम डाल लिया। दिनेश जी बस कीजिए, अब मेरे को आयु डालनी है। अच्छा महिमा, यहाँ स्टूडियो अब गेस्ट इसमें कह रहे हैं हम कि आयु आप डाल लेते हैं। कम एज डाल दीजिए। वैसे भी आप कम एज की लग रही हैं, ये स्टूडियो गेस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं। रचना, आज मुझे काफी अच्छी तारीफें मिल रही Compliments हैं मिल रहे हैं आपसे। तो इसमें काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए हैं। मनुष्य के लिए कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इसमें हम चाहें तो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वही हम लगातार दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके के सवाल हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पूछना चाहेंगे, यहाँ से हमने टैप किया और यहाँ मुझे बोलना है। अच्छा, टैप करके रखना है। अच्छा, वापस नाम दर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल वो आ गया है रचना इसमें। तो सच बोलने के क्या क्या फायदे होते हैं, इंसान को सच क्यों बोलना चाहिए। तो रचना, ये मैंने अपना सवाल किया था कि आखिर सच बोलना क्यों जरूरी है। गीता क्योंकि सेंटिमेंट से रिलेटेड होती है, गीता बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट से ज़रूरी होती है, तो आखिर क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गीता है उनके श्लोकों में से चीज़ें निकल के आती है, उसको सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया जाता है। तो सच बोलने के फायदे होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 फायदे गिना दिए हैं। ये आत्मविश्वास को पक्का करता है, या आपके विश्वास, तो कई सारे यहाँ पर जो है, क्योंकि ये बहुत तेज चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रचना, ये 4 जो है, अगर आप पढ़ पा रही हैं, ये 4-5 जो है यहाँ पर रीजंस दे दिए गए हैं कि आखिर सच बोलना क्यों जरूरी है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपके आत्मविश्वास का तोहफा है ये, तो सच बोलना क्यों जरूरी है, ये गीता के श्लोकों में से आप देखिए ऊपर जो है, यहाँ पर ये श्लोक भी आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो श्लोक है यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसका स्पष्टीकरण जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। काफी अच्छे और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो कर दिया गया है कि किस लिए आपको सच बोलना चाहिए, किस तरीके से आपको सच बोलना चाहिए, और आखिर सच बोलने से क्या होता है। और भी जानिए कि ये सवाल जो का जवाब मिल गया। तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके संस्कृत के श्लोकों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्या किसी और लैंग्वेज में भी इसे यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है अगर इस ऐप के जरिए करने की कोशिश की जाए? देखिए यहाँ पर रचना, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो 2 लैंग्वेज तो मुझे यहाँ पर समझ आई थी, हिंदी और इंग्लिश। क्या ये सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में है, क्योंकि ये 2 ही लैंग्वेजेस में है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। अभी फिलहाल ये 2 लैंग्वेजेस में आया है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इंग्लिश में इसी तरीके से अपना नाम और जेंडर और एज ऐड कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आप हिंदी में अपनी आयु, नाम और अपना लिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये वो गीता की ऐप है जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर गीता की ऐप, गीता के श्लोक किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो सवाल, अब देखिए सवाल कुछ भी हो, क्योंकि लगता है क्योंकि बचपन में बच्चों को गीता के श्लोक्स पढ़ाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो बच्चे जो होते हैं काफ़ी इंक्विजिटिव होते हैं रचना और वंदना। तो अगर वो कुछ पूछना चाहें तो ये ऐप अगर पेरेंट्स डाउनलोड कर लेते हैं तो तमाम चीज़ें ईजी हो जाती है, क्योंकि श्लोक भी वहां पर दिया होता है और हिंदी का उसका वर्णन भी वहां पे दिया होता है आसान तरीके से। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपसे अभी आपके सामने एक डेमो किया कि आखिर सच क्यों बोलना चाहिए, तो उसने बोल दिया कि सच किस तरीके से आपके लिए जरूरी होता है, आपके आत्मसम्मान के लिए जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है, तमाम वहां पर 5 रीजन दे दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए कितना ये बेनिफिशियल है। अगर इसको हम कल्चर वाइज देखेंगे तो उस तरीके से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यूपीआई आपने दिखाया, अब क्योंकि आपने कैसे गीता से हम पूछ सकते हैं सवाल वो भी आपने बता दिया। दीक्षा के पास भी एक बार लेकर चलिए कि बच्चों की एजुकेशन से जुड़ा हुआ उसमें बहुत सी चीज़ें समझने के लिए होगी, और अगर हम डेमो देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे।
बिल्कुल वंदना, डेमो जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि दीक्षा की बात की, बच्चों की बात की, तो बच्चों की जब बात की हम फिर से आ गए सर, कल से हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये ऐप जो है बहुत अच्छी लगी है। रचना, ये वो दीक्षा की ऐप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि एक बारी वो आके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, कि किस तरीके से फर्स्ट से लेके 12th तक यहाँ पर जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगी। डिजिटल जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगी। QR कोड, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे जो टीम मौजूद है उनसे कहूंगी कि वो अगर दे पाए। सर, किस तरीके से ये ऑपरेटिव होता है, किस तरीके से क्या चीज जानते हैं? हमारे पास इसका दीक्षा का वेब एप्लीकेशन है, diksha.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपके क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का आपको कंटेंट मिलेगा। ई टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी विद द QR कोड। आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपका मोबाइल पे आपको कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा डेमो करके दिखा दें, क्योंकि सर ये डेमो अगर आप करके दिखा पाएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि QR कोड की लगातार रचना हम बात कर रहे हैं। QR कोड हर चीज़ में हो गया है। अब देखिए सर जो हैं अपने मोबाइल में, मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि वो दिखाते रहें कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी स्क्रीन बनी हुई है और इसके पास ये जो QR कोड है जिसके बारे में अभी यहाँ की टीम ने भी बताया है, ये वो QR कोड है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं रचना, तो इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस और बुक्स होती है वो आ जाती हैं। QR कोड को स्कैन करें तो आप टेक्स्ट आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगी। यू कैन प्ले योर टेक्स्ट, उतना का कंटेंट है सर, आप डाउनलोड और थ्रू मोबाइल पे प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हमने ये एक पेज खोल रखा है वंदना, रचना, कि आखिर सपोजिवली हैप्पी चाइल्ड मैंने ये खोल रखा है। अब अगर मैं इस QR कोड पर स्कैन करती हूँ तो इस QR कोड से तमाम ऐसी वीडियोस और इसकी रिलेटेड बुक्स भी खुल जाएंगी। यानी आपके पास आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, क्योंकि मैं लाजमी सी बात है, हम लगातार अपने दर्शकों को यही समझा रहे हैं कि जब बात आती है URL की या वेबसाइट की तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप दीक्षा की ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं तो ये देखिए फर्स्ट से लेके 12th, अच्छा ये इंटरैक्टिव सेशन की भी बात कर रहे हैं रचना, वंदना, ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन यहाँ पे किया जाता है। इसमें हमने एक AI बेस्ड फीचर व्हाट्सएप के थ्रू डाला है, जिसमें अब कोई यूज़र को क्वेरीज आती है रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर उसको नहीं पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है, वो सिंपली व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज के पूछ सकता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। उससे रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस है वो आपके पास आ जाएंगे। इवन दो आप यहाँ इमेज पे देखो, कैप्चर करते हैं, एक इक्वेशन है, मैथ्स के इक्वेशन को मैंने कैप्चर और मैंने ये उसके रिलेटेड टू जितनी भी सॉल्यूशंस है वो उसके आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रचना कि कितना इजी और सिंप्लीफाइड कर दिया। अगर डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं और भारत की हम बात करते हैं, तो भारत ने सिर्फ ये ऐप नहीं बनाया है, इसने लाइफ भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब वो बच्चे हों 1st से 12th स्टैंडर्ड के, इन्होंने अभी ये बताया कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए व्हाट्सएप पे आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का, यानी अगर आपको मैथ्स का कोई सवाल है, वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उस सवाल को आप भेज सकते हैं, या अगर आपको नहीं भेजना, आप उस सवाल की फोटो लेकर उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और उसके बाद आपके पास तमाम वो सॉल्यूशंस जो है वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग जो है ये तुम्हारी सारी चीजें हो गई। और सर ने एक नई बात बताई है कि ये ऑफलाइन भी काम करता है, यानी इसके लिए आपको नेट की भी जरूरत नहीं है। महिमा, ये जो आज की अगर टेक्नोलॉजी है ऐप्स की और बात कर जितनी रहे हैं, भी डिजिटल चीजें आप इंडिया की दिखा बात रही हैं, कर रहे बता हैं, रही हैं 1st से लेकर 12th तक की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से बचपन में चला जाना चाहिए और इतनी आसान टेक्नोलॉजी हमें भी मिलनी चाहिए थी और उसका फायदा हमें भी उठाना चाहिए था। खैर उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब तो हम बड़े हो चुके हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और आसान भाषा में हर एक चीज़ भारत मंडपम के अंदर किस तरीके से ये डिजिटल इंडिया की झलक है वो हमारे दर्शकों को समझाइए। आगे भी जुड़ी रहिएगा महिमा हमारे साथ। अभी के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल, तो डिजिटल क्रांति की बात यहाँ पर हो रही है। भारत हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे पहुँच चुका है। चंद्र क्रांति के बाद सूर्य क्रांति में तैयारी की गई है और आदित्य L1 उसके लिए गया भी है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। खैर आज हम G20 की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो हलचल भारत मंडपम में की जा रही है, एक तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर